हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ chalcogens. In yesterday's class we finished our nitrogen part and physical properties of chalcogens. स्टूडेंट्स, तीन लोग को अब अच्छे से कवर अप करने के लिए आपको एक बार थियरी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब आपका जैसे नाइट्रोजन पार्ट फिनिश हो गया है तो आप कोशिश करिए कि कितने आप नाइट्रोजन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो, अगर नहीं आता तो सोल्व्ड क्वेश्चन देखो, सोल्व्ड क्वेश्चन पढ़ो और आप देखो उसकी उस रीजन को या जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको एक्सप्लेन किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर आपको उतना ही अच्छा आएगा। तो आप अब हम आगे मूव करते हैं, लेकिन आप साथ साथ क्या करते रहिए, नाइट्रोजन के क्वेश्चंस पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपका ये टॉपिक फिर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, आपको पता है, देखो ये अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2। सल्फर करेगा तो क्या बनाएगा, H2S। ऐसे सेलेनियम करेगा तो H2SC एंड पोलोनियम टेरिलियम H2PE। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है तो उसकी प्रॉपर्टीज हम इनके साथ कम ही डिस्कस करते नहीं करते जनरली। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर हम H2 की बात करें तो H2 क्या होता है आपका कलरलेस, और साथ में क्या होता है ये न्यूट्रल होता है। लेकिन ये जो H2S है इसकी कैसी स्मेल होती है, इसकी स्मेल होती है रोटन है, सड़े हुए अंडे जैसी। H2S गैस कहीं पे निकल रही होगी तो जब अंडा सड़ जाता है जो स्मेल प्रोड्यूस करता है, सेम किसकी स्मेल होती है, वो H2S की स्मेल होती है। ठीक है, अब हम इनके अंदर आप H2PO लिखना चाहो चलो लिख लो, कुछ भी डाउट में, लेकिन ये क्या होता है आपका रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो सबसे पहले तो हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आपको पता है, हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला कहता है हाफ, जो सेंटर एटम है उसके कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके साथ कितने मोनोवैलेंट अटैच्ड है उनका नंबर। अगर कोई एनायन नेगेटिव चार्ज है तो तुम्हें ऐड करोगे, अगर किसी के ऊपर कैटायन है जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखो इन सब में आपका सेंटर एटम कौन होगा, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और मोनोवैलेंट की बात करें तो हर एक के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो कितना नंबर आएगा मोनोवैलेंट का 2, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, बाकी नंबर क्या है 0। 6 + 2 8/2 कितना है आपका 4, और जब H की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3। इट मींस इन सब की हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या हो जाएगी sp3। आई होप सबको हाइब्रिडाइजेशन पार्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, या फिर एसिडिक, चलो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ मींस कौन कितना इजीली H+ रिलीज कर देगा। तो जो टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम, या फिर आप देखो वैसे भी पता है, मैंने आपको कल फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल है, फिर आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी डाउन द रूट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बताओ नॉन मेटल कैसा होता है आपका, एसिडिक या बेसिक। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम किसी और तरीके से समझते हैं। पहले आप कितना कॉपी करिए, एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ उसके बाद। ठीक है, पहले कितना कॉपी करिए स्टूडेंट। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के सबसे आसान तरीका समझने के, आपको पता है कोई हमें अगर इजीली H+ मिल जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ये सबको पता है। अब ध्यान देखिए, ये आपका हाइड्रोजन मींस यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, तो देखो आपको पहले तो इनके साइज का ऑर्डर देखो, ऑक्सीजन छोटा होता है, सल्फर थोड़ा बड़ा होगा, सेलेनियम उससे बड़ा होगा और टेरिलियम उससे बड़ा होगा। समझते इस बात को। और हाइड्रोजन क्या है, छोटा है, ये इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो बताओ डाउन द ग्रुप जो सेंटर एटम है और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, भाई ये डिस्टेंस
यहाँ पे दोनों का साइज सिमिलर है तो बॉन्डिंग अच्छी है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इजीली ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इजीली क्या होगा आपका H+ निकल जाएगा। अब इजीली H+ मिल गया तो इट मींस वो क्या होगा, एसिडिक होगा। इट मींस टॉप टू बॉटम, आप क्या बोलोगे, टॉप टू बॉटम जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। और इसका अगर आप रीजन देना चाहो तो आप क्या बोल सकते हो कि डाउन द ग्रुप, बताओ डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है आपका, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जो बॉन्ड लेंथ हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इजीली बॉन्ड टूट रहा है। इट मींस लॉस ऑफ H+ क्या होगा, Ec होगा। और लॉस ऑफ H+ हमें मिले, इट मींस वो क्या होगा आपका एसिडिक होगा। इट मींस टॉप टू बॉटम आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। आई होप सबको एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट क्लियर होगा, नोट डाउन। नाउ कम टू द बॉन्ड एंगल, कि जो इन सब का बॉन्ड एंगल कैसे देखा जाएगा। देखो ये सब डाटा लिखा हुआ है H2 H+ में, जब हम इधर देखें टॉप टू बॉटम देखें तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है, हमें इसी चीज को अभी समझना है, ठीक है। तो अब देखो आपको कुछ नजर आ रहा है, आपको पता है जब आप ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ ऐसे मूव करते हो तो जो साइज है, साइज ऑफ सेंटर, देखो इनकी हाइब्रिडाइजेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, sp3 है। और sp3 में क्या होती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन चार चीजें, लेकिन इसमें क्या आ गया, लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। और तो इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोलोगे। और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल का इसके लिए क्या नाम आएगा आपका, बेंड शेप या वी शेप, ठीक है। ये सब आप जानते हो अच्छे से। हमें तो एंगल एक्सप्लेन करने की डिक्रीज क्यों है। तो देखो जब इधर से इधर मूव कर रहे तो साइज क्या कर रहा है, साइज ऑफ, ये सेंट्रल एटम है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बताओ जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मींस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, छोटा साइज है, अट्रैक्शन तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे हुए। तो साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। तो देखो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयर्ड पेयर है उनको कहाँ रखेगा, अपनी तरफ रखेगा खींच के। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ थोड़ा कम होंगे, इसकी और कम हो गई तो इसकी तरफ से और शिफ्ट कर जाएंगे। टेरिलियम में बिल्कुल कम है तो टेरिलियम से थोड़ा दूर चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो अगर ये रिपल्शन होता तो ये रिपेल करते, इधर फोर्स अप्लाई करते, तो इधर कौन सा रिपल्शन आता, यहाँ पर आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर इसी की तरफ होते थे, रिपल्शन ज्यादा फील करेंगे कम, भाई इसको ये इधर कर रहा है और यहाँ पे रिपल्शन बढ़े, इनके बीच में रिपल्शन है, ये वापस से क्या करेगा, दूर जाएगा। जब दूर जाएगा तो ये इतना पास में भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसकी तरफ है तो ये यहाँ पे भी रिपल्शन आएगा तो इनको वापस से दूर जाना पड़ेगा। या यहाँ पे पास में रिपल्शन फील करेगा तो वापस से क्या करेंगे, ओपन अप होंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। अब जैसे जैसे साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इनसे दूर जा रहे हैं, तो रिपल्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रिपल्शन डिक्रीज होने से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आई होप सभी को रीजन समझ में आया होगा। तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से क्या हो गया आपका, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अवे फ्रॉम द सेंटर एटम, अवे फ्रॉम द सेंटर एटम। और इससे क्या हो गया, रिपल्शन डिक्रीज हो गया, रिपल्शन डिक्रीज, और रिपल्शन डिक्रीज होने से बॉन्ड एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो
ये एक्सप्लेनेशन है कि व्हाई व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस. नोट डाउन. स्टूडेंट्स नाउ कम टू द बॉइलिंग पॉइंट. देखो जैसे जैसे हमने नाइट्रोजन में डिस्कस किया था सेम वही प्रॉपर्टी हम इस चीज के लिए डिस्कस करने वाले हैं. तो वहां पे जो हम लेकर आए थे कि किन रीजन की वजह से क्या चेंज आया था वही चेंजेस हम यहाँ पर भी देखते हैं. ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम डाटा देखें तो यहाँ से देखो, पहले यहाँ से हम यहाँ की बात कर रहे हैं. जब आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे सेंटर एटम का साइज बढ़ता है, जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग जब आप टॉप टू बॉटम देखो ऊपर से नीचे जा रहे हो, मैंने लिखा है सीधे एलिमेंट्स क्या है, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है. ठीक है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट इस केस टॉप टू बॉटम, आपका बताओ साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. साइज इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होने से आपको पता है कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स देखो जैसे H2S है दूसरा H2S है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए तो क्या वो इजीली बॉइल करेगा? भाई दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होना चाहिए, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तो लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा. लेकिन जब हम ऊपर से नीचे जाते तो एक H2T है दूसरे H2TE के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या वो इजीली सेपरेट होंगे? नहीं होंगे. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाना. जब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो गैसियस स्टेट में जा पाएगा? नहीं. तो यहाँ से यहाँ आपको क्या दिख रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज दिख रहा है. आई होप सबको समझ आ गया होगा. तो रीजन ये आता है कि ऑक्सीजन का तो साइज छोटा है तो उसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए. बट यहाँ पे एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, कौन सी? आपको सभी को पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे क्या कर देती है, ज्यादा कर देती है. ठीक है, तो ये ट्रेंड था आपका बॉइलिंग पॉइंट का. नोट डाउन. देखो आपको बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पता लग गया कि अब देखो अगर मैं यहाँ ट्रेंड लिखूं बॉइलिंग पॉइंट का तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, H2 होगा. फिर किसका है, H2TE का. फिर किसका है, H2SC का, H2SC एंड देन H2S का. ठीक है, यहीं पे आपसे कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट तो ये आपसे वोलेटिलिटी पूछे, वोलेटिलिटी मींस कौन कितना वोलेटाइल है. अब वोलेटाइल का मतलब आपको पता है जो इजीली इवेपोरेट हो जाए. ठीक है, अब बताओ कौन इजीली इवेपोरेट होगा, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट. भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इजीली इस लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा. तो जिसका कम होगा थोड़ी सी हीट से वो कहां चला जाएगा, गैसियस स्टेट में. तो वोलेटिलिटी का ऑर्डर ठीक इसके क्या हो जाएगा, रिवर्स. H2 होगा सबसे कम क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा. एंड देन H2TE एंड देन H2SC एंड देन H2S. नोट डाउन. स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी. अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी आपको अच्छे से पता है कि जो कितना हम टेम्परेचर सप्लाई करें बॉन्ड टूटेगी. तो इतना चैप्टर पढ़ने के बाद आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी. एक बार खुद से सोचो फिर आप आगे देखना वीडियो में. ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ. देखो ऊपर से नीचे आपको पता है साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, अब देखो जब ऊपर से नीचे वही मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बॉइलिंग पॉइंट में सेम रीजन. जब साइज इंक्रीज करता है तो ऊपर से नीचे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन आपकी जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि जो भी सेंटर एटम है, अब ये H बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है. इजीली ब्रेक हो गया तो क्या वो थर्मल स्टेबल हुआ? नहीं. तो इजीली ब्रेक होने के इजीली EH बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा. और इससे क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी. जबकि थर्मल स्टेबिलिटी शॉर्ट में लिखेंगे TS, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ऊपर से नीचे डिक्रीज होगी. ठीक है, एक नोट डाउन करो स्टूडेंट्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. अब देखो ये सारे बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है. सेम भाई EH बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं. E मतलब जो सेंटर एटम है वो और हाइड्रोजन के बॉन्ड पे. अब देखो रिड्यूसिंग जो आपका H2 है, एक्सेप्ट H2,
एक्सेप्ट दिस ऑल आर, ये तीनों कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। H2 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो हम इसको स्टडी करेंगे, हम इन तीनों को देखते हैं। अब इन तीनों में आपको पता है ऊपर से नीचे, अभी हमने इससे पहले देखा था कि थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी वो क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रही थी, क्योंकि EH बॉन्ड वीक हुआ था, तो इजीली थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से इट मींस जो आपका EH बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो रहा था, ठीक है, इजीली ब्रेक हो रहा था। इट मींस अगर मैं इसके नीचे H2PO भी लिखना चाहूं, इजीली ब्रेक हो रहा था, तो इट मींस लॉस ऑफ हाइड्रोजन इजीली हो रहा था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इजी, ठीक है। अब बताओ ऊपर से नीचे अगर हाइड्रोजन का लॉस हो गया, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, O से याद रखो, तो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो इन्होंने अपना क्या किया है? ऑक्सीडेशन की। अगर अपना ऑक्सीडेशन किया तो दूसरे का क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। अगर दूसरे का रिडक्शन करेंगे तो ये बहुत अच्छे क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, बहुत अच्छे क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप सभी को, तो आप बोल सकते हो ऊपर से नीचे आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। नोट डाउन। नाउ कम टू द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, मींस अगर आपके चैल्कोजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या क्या बनेगा? तो आपके दो टाइप के बनेंगे ऑक्साइड, एक तो डाइऑक्साइड और एक ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो डाइऑक्साइड बनेगा, ये O2 के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं, सल्फर ऑक्सीजन के साथ डाइऑक्साइड क्या बनाएगा? SO2, और ट्राइऑक्साइड क्या बनाएगा? O3। अगर हम ऑक्सीजन का ट्राइऑक्साइड देखें तो क्या बनता है हमारा? ओजोन, ठीक है। सेलेनियम SeO2 SeO3, ऐसे टेरिलियम पोलोनियम का सिर्फ डाइऑक्साइड बनता है, ट्राइऑक्साइड नहीं बनता। तो अब हम यही कंपाउंड्स देखेंगे पूरा डिटेल में कि O2 O3 SO2 SO3 इन्हीं की हम डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नोट डाउन, देन आई विल स्टार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइऑक्साइड प्रिपरेशन, ठीक है। तो मैंने सल्फर की डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन लिखी है, बाकी भी हम ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे, डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड की आपको क्या देखना है? कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है? कलरलेस गैस है। जो SO2 है, यहीं पे लिख देती हूं मैं, SO2 ये क्या है? अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते क्या है? कलरलेस गैस है। इसकी बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल, और ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अब SO2 में बात करें, देखो आपके पास एक SO2 मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा SO2 मॉलिक्यूल ये रहा, दो SO2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? वीक होता है। मींस इतना ही टाइम दो SO2 मॉलिक्यूल, देखो मैं विद इन द SO2 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दो बिटवीन टू SO2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ। सपोज तो आपका एक मॉलिक्यूल ये है SO2 का, दूसरा SO2 का ये मॉलिक्यूल है, तो दोनों के बीच में ये जो अट्रैक्शन है ये क्या है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एक SO2 यहाँ होगा, दूसरा SO2 वहां होगा, दूर दूर होंगे। और आपको पता है जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हों तो वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई SO2 एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जो SO2 मॉलिक्यूल्स है, SO2 मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सो इट एग्जिस्ट इन gaseous state at room temperature, gaseous state at room temperature। आई होप सबको क्लियर हो गया। काफी बार 1 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वैसे जनरली आपको कोई गैसियस स्टेट में क्वेश्चन आ जाए ना,
एक हल्का सा आइडिया दे, जैसे कुछ भी पूछ ले कि ये गैसियस स्टेट में क्यों है, तो उसका रीजन वही होना है कि उनके बीच में क्या है, वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहले इतना नोट डाउन करो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर पार्ट, ठीक है, कि SO2 का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ध्यान से समझना है, देखना बाद में। स्ट्रक्चर ऑफ SO2, ठीक है, देखो सबसे पहले सल्फर की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रही हूं मैं, ठीक है, क्या होगी 3s2, थर्ड पीरियड का 3s2 3p4, ठीक है, मींस s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 एंड 4। और आपको पता है d क्या होती है इसके पास, वैकेंट होती है 3d, थर्ड आ गई है, थर्ड 3d भी एग्जिस्ट करेगी, तो ये क्या आपकी वैकेंट। अब मैं यहीं पर एक्साइटेड स्टेट की बात करूं कि मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दूं, तो ये जंप करके कहां जाएगा, d में जाएगा, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, और ये जंप कर गया आपका d, ठीक है। अगर आप SO2 की पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या था, हाफ वैलेंस शेल मींस जो सेंटर एटम उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो मेंशन करना है। तो सल्फर है, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने हैं 6, डाइवैलेंट हम काउंट नहीं करते, मोनोवैलेंट देखते हैं। यहाँ पे मोनोवैलेंट है ही नहीं, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव, तो बाकी सब क्या हो गया 0। कितना आया 3 आया, इट मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, ठीक है। एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, तो एक s और 2 p, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 होगी। अब देखो यहीं पे मैं ऑक्सीजन का देखूं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होगा 2s2 2p4, ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। अब देखो 2p क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की एक ये वाली p और एक ये वाली p यहां पर आएंगी भाई, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, किसकी फॉर्मेशन करेगा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या बना रहे हैं दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये क्या है SO सिग्मा बॉन्ड, एक सल्फर का और एक ऑक्सीजन का। भी आपके पास कितने SO2 है 2 है, जैसे ये एक ऑक्सीजन इसका एक ये वाला p और एक p इसके साथ क्या करा है 2 ऐड ओवरलैप किया, ऐसे एक दूसरे ऑक्सीजन का सेम इसके साथ क्या करेगा हाइड्रोएट, या देखो मैं मेंशन कर रही हूं यहाँ पे अलग कलर से, ये दूसरा ऑक्सीजन है। ये वाला पार्ट रफ पार्ट है, आपको नोट डाउन करने की जरूरत है ओनली समझने के लिए, ये है, ठीक है। तो देखो सपोज करो ये जो व्हाइट कलर से दिखाया इसका ये वाला p आया और यहाँ पे इसके साथ क्या कर गया हैड टू ऐड ओवरलैप कर दिया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। इस पिंक वाले का ये वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया और इसके साथ क्या कर गया, ये यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या बनाया SO वही सेम सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो देखो आपके पास सल्फर है और ये क्या है, ये एग्जिस्ट करेगा एज ए लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर कौन सी ऑर्बिटल में है sp2 ऑर्बिटल में। तीन चीजें हैं तो ट्राइगोनल क्लीनर बनेगा, ये आपका क्या बन गया लोन पेयर, एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड और ये जो पिंक वाला इसने बनाया एक ये बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अभी ये ओवरलैपिंग बाकी है, एक p इसका ये बाकी है, ये कौन सी ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल है और सल्फर की एक p खाली है और एक d खाली है। तो सपोज करो इस ऑक्सीजन का यहाँ पे आया, भाई कोई भी ऑक्सीजन आ सकते थे यहाँ पे, इसके साथ दोनों चांसेस है, उसी के हिसाब से हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए। सपोज करो ये वाला आया और इसके साथ अब ओवरलैप करेगा, तो एक बार तो ये किसकी फॉर्मेशन कर चुका है सिग्मा बॉन्ड, अब कौन सी ओवरलैप होगी साइडवेज, और साइडवेज से कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, देखो इसकी ही p, ये कौन सी है 3p और इसकी कौन सी है ये वाली 2p, तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी p पाई p पाई, भाई पाई बॉन्ड बना, लेकिन दोनों की कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही है p ऑर्बिटल यूज हो रही है। और अब यहाँ की बात करें, सपोज करो अब आया पिंक वाला दूसरा ऑक्सीजन, तो इसका एक बॉन्ड तो बन चुका है सिग्मा बॉन्ड, अब इसके d में इलेक्ट्रॉन और इसके p में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बनेगा p पाई या d पाई d पाई बॉन्ड, इसकी d और उसकी p, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा
लेकिन देखो ये दोनों तो बॉन्ड कौन से थे, सिग्मा, उसके बाद कौन से बॉन्ड बने, पाई बॉन्ड, लेकिन ये पाई बॉन्ड दोनों सेम नहीं है। एक कौन सा बॉन्ड है, पी पाई है, और एक कौन सा है, पी पाई डी पाई। अब कोई जरूरी नहीं था ये यहाँ पे मैंने कहा था व्हाइट वाला आएगा, पिंक वाला भी आ सकता है, उसी के बेसिस पे इसके क्या होंगे, दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे। अगर एक बार पी पाई यहाँ बन रहा है, पी पाई डी पाई यहाँ, तो ये भी हो सकता था कि इधर पी पाई बना है और ये पी पाई डी पाई बना है, तो इसका दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, ये लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये तो सिग्मा है ही आपकी। अब इधर क्या हो जाएगा, पी पाई डी पाई, और ये कौन सा हो गया, पी पाई पी पाई। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो सल्फर में दो डबल बॉन्ड है वो दोनों बॉन्ड सेम नहीं है। सिग्मा बॉन्ड बना, जो पाई बॉन्ड बन रहा है पी पाई और एक पी पाई डी पाई, ठीक है। अब इसका अगर हम इक्विवेलेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो क्या बनेगा, सल्फर एक लोन पेयर, ये एक और ये दोनों, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड और ये इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये था आपका किसका डायग्राम, SO2 का। आई होप सबको क्लियर होगा, नोट डाउन। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ SO2। SO2 रिएक्ट किसके साथ करें, पहली रिएक्शन हम देखते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन, कि SO2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, SO2Cl2, ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन। वहीं पर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन देखते हैं NaOH के साथ, SO2 की रिएक्शन किसके साथ, NaOH। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, जब SO2 रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो क्या बनाएगा, Na2SO3, Na2SO3, ठीक है। अब अगर इसी सॉल्यूशन में हम वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, अगर हम वाटर की प्रेजेंस में एक्सेस SO2 पास करा दिया, तो लिमिटेड थी तो Na2SO3, एक्सेस में पास करा दिया तो हमारा क्या बनेगा, NaHSO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो। अब देखो इसकी हम अगली रिएक्शन देखें कि इसका वो रिएक्शन क्या एक्सप्लेन करेगी, SO2 का एसिडिक बिहेवियर एक्सप्लेन करेगी, एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करेगी। तो ये आपको पता है, आप वैसे भी पता है नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। मींस जब भी आप SO2 को किसमें डिसॉल्व करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो आपका एसिड बनेगा, कौन सा एसिड बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, 4 लगा देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, बट ये क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस, PHUROUS, सल्फ्यूरस एसिड। अगर यहाँ SO3 होता तो आपका क्या बनता, H2SO4 बनता, ठीक है। सिमिलरली आपके सेलेनियम ऑक्साइड भी रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो क्या बनाएगा, सेलेनियस एसिड बनाएगा, H2SCO3, H2SCO3। अगर आपका SiO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो भी एसिड प्रोड्यूस करेगा, सेलेनिक एसिड, सेलेनियस एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक्सप्लेन कर रही है एसिडिक कैरेक्टर, नोट डाउन। वहीं पर हम टेरिलियम ऑक्साइड और पोलोनियम की देखिए, TeO2 और POO2 का दोनों ही क्या है, आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ऊपर वाली चीजें क्या है, एसिडिक नेचर के, डाउन द ग्रुप आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक नेचर। अब हम डिस्कस करते हैं ट्राई ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड मींस EO3। तो सबसे पहले हम ट्राई ऑक्साइड डिस्कस करते हैं SO3। जैसे SO2 का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, यहाँ पे हम किसका करेंगे, SO3 का। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही आनी है, क्या होगी आपकी sp2। लेकिन देखो सेम यहाँ पे सल्फर के ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 3p4, S में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और P में कितने हैं, 4, और आपके पास B क्या है, वैकेंट है, ठीक है। अगर मैं सल्फर की एक्साइटेड स्टेट लिखूं, देखो सल्फर डाइऑक्साइड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या कराया था, एक्साइट कराया था। अब हम ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों कहाँ एक्साइट करा देंगे, B में। ये आपकी क्या है, 3d जो वैकेंट है। तो एक्साइटेड स्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, एक्साइट कर जाएंगे, ठीक है।
दोनों। अब यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो 3 ऑक्सीजन है, पहले वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 2s2 2p 2 होती है, सॉरी 2p4, p में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 3 और 1 4। एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बना है, एक पाई बॉन्ड बना है। तो देखो 3 ऑक्सीजन, एक पिंक वाला मान देखिए, ये वाला और ये सल्फर, तीनों सेम होंगे, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो एक पिंक वाला आया, मैं आपको डिफाइन करके अलग अलग चला ताकि आपको समझ में आए कौन सा बॉन्ड कहाँ बन रहा है। तो इसके S और उसके O के साथ, उसके P के साथ इसने क्या करी? हाइड टू हाइड ओवरलैप करी ऑक्सीजन ने, और कौन सा बॉन्ड बना है? देखो पहले की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी रहेगी? सेम वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आया एक पिंक वाला जिसने हाइड टू हाइड ओवरलैप करी, किसका फॉर्मेशन किया? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर क्या बनेगा? सपोज करो पिंक वाला है ऑक्सीजन और इसके P के साथ और इसके P के साथ क्या हुई? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। सिमिलरली एक और ऑक्सीजन आया, उसने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड करी, तो तीनों के साथ क्या करी? सिग्मा बॉन्ड। अब 3 क्या है? वैकेंट है, तीनों क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड ये वाला देखो, अगर यहाँ पे बन रहा है तो ये कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा? उन तीनों की तो P ही खाली है, लेकिन यहाँ पे सल्फर की P है तो यहाँ पे P पाई होगी, और इन दोनों के साथ क्या होगी? P पाई D पाई, यही डिफरेंस है। SO2 में एक P पाई थी, यहाँ पे एक P पाई और 2 P पाई D पाई बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। वही अगर हम इसका स्ट्रक्चर चलो नीचे बना लेते हैं, तो देखो अगर आपके 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, तीनों किससे ऐड होंगे? डबल बॉन्ड से ऐड होंगे। तीनों ने क्या बनाया? एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, लेकिन एक कौन सा बॉन्ड है? P पाई, और दो कौन से हैं? P पाई D पाई, और ये भी P पाई और D पाई। तो इसी लिहाज से आपके 3 क्या हो जाएंगे? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो जाएंगे। एक में P पाई यहाँ, दूसरे में यहाँ हो जाएगा, तीसरे में यहाँ। तो आप अपने ये तीनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लेना। और इसका अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लूं तो क्या बनेगा? सल्फर, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पार्शियल सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था आपका SO3 का, आपको समझ के ड्रॉ करना है सारा, ठीक है, नोट डाउन। तो बच्चों SO3भी अगर देखा जाए तो 2 SO3 अगर गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं तो SO3 के बीच में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। शेप तो हमने देख लिया, ये कौन सी शेप थी आपकी? जब 3 चीजें अटैच होती कौन सी शेप है? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है। अगर हम वही सॉलिड SO2 की बात, SO3 की बात करें, सॉलिड SO3 की बात करें तो क्या तो वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा कि भाई 3 SO3 यूनिट साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट हो सॉलिड स्टेट में। इसमें तो एक यूनिट प्रेजेंट होगी गैस में, यहाँ पे क्या तो साइक्लिक बनाया गया, लीनियर पॉलीमर चेन बनाया, ठीक है। तो हमें तो ज्यादातर इसी पे फोकस करना था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, कि ये हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो देखो डिफरेंट टाइप्स के आपके हैलाइड बनते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, तो कितने, एक तो ये हेक्सा हैलाइड बनाते हैं EF6, ठीक है। ये क्या बनाएंगे आपके EF6 के साथ साथ टेट्रा हैलाइड, आपका मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड EX4 टाइप का बनाएगा, EX2 टाइप का बनाएगा, और मोनो हैलाइड भी बना सकता है EX टाइप का। तो डिफरेंट टाइप से हैलाइड से हम इन्हीं को डिफरेंट स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, पहले आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हेक्सा हैलाइड और टेट्रा हैलाइड को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर डाई हैलाइड और मोनो हैलाइड। अब देखो हेक्सा हैलाइड्स बात करें तो हैलोजन्स कौन कौन से होंगे? फ्लोरीन होंगे, क्लोरीन होंगे, ब्रोमीन होंगे, आयोडीन होंगे। लेकिन याद रखना हेक्सा हैलाइड में सिर्फ जो स्टेबल कंपाउंड बनते हैं किसके बनते हैं? फ्लोराइड के बनते हैं, इनके नहीं बनते। तो आप क्या बोलोगे? जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो किसकी है? हेक्सा फ्लोराइड्स की स्टेबिलिटी है, हेक्सा फ्लोराइड्स, ठीक है। क्लोराइड्स, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स की नहीं है। तो देखो अगर इसी ग्रुप्स की बात करो तो क्या बनेगा? SF6, SCF6, PEF6,
तो ये हेक्सा हैलाइड्स क्या होते हैं, स्टेबल। और इनकी स्टेबिलिटी की बात करो तो हेक्सा फ्लोराइड क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और टेरिलियम क्या है, लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर किसका है, स्टेबिलिटी का। ये ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, बताओ साइज ऑफ सेंटर एटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। ठीक है, वहीं पर अगर हम किसकी बात करें तो आप बोल सकते हैं जो TeF6 है ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है। इट मींस ये जो TeF6 है ये क्या हो जाता है, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, मींस वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है H2 के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये इजीली हाइड्रोलिसिस में जाके क्या प्रोडक्ट देगा आपका, आपका देगा H6TeO6। क्या देगा, H6TeO6। ठीक है, तो ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता, इसका रीजन मैं अभी इसी टॉपिक के एंड में बताऊंगी, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ क्या निकलेगा, HW। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो सब सेम ही आएगी, सबकी हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं आपसे कुछ बताऊं SF6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप H निकालोगे, H क्या होगा, हाफ वैलेंस सेंटर मेटल एटम, ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। कितने मोनोवैलेंट है, 6। आंसर कितना आएगा, 6। अब 6 होती तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी जाएगी, sp3b2। ठीक है, तो SF6 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, S, ये यहाँ पे F F F F। ठीक है, एक ऊपर F और एक नीचे, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री। शेप क्या होगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये था आपके हेक्सा हैलाइड्स के बारे में। अब हम देखते हैं टेट्रा हैलाइड्स के बारे में। पहले आप इसको ड्रॉ कर लो। वहीं पर हम बात करें टेट्रा हैलाइड्स की तो क्या बनाएगा, SF4 HCF4 और TeF4। ठीक है, ये आपकी गैसियस स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में। अब हम SF4 के अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ सेंटर एटम कौन है, सल्फर, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और मोनोवैलेंट 4 है, 10 कितना है, 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। ठीक है, देखो sp3d 5 है, 5 में से आपके सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4। अब एक बचा तो 5 में से आपके 4 तो क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या आएगा आपका, ये बॉन्ड पेयर आएगा, और एक क्या आएगा आपका, लोन पेयर। ठीक है, तो 5 थी तो होनी क्या चाहिए था आपकी, TBP, ट्रायंगल बाइपिरामिडल पर TBP नहीं होती। कौन सी TBP क्या हो जाएगी, डिस्टोर्ट हो जाएगी, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। तो देखो सेंटर एटम पे आपका ये रहेगा एक लोन पेयर, ये आपका फ्लोराइड, ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड और ये फ्लोराइड, और इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, सीसा ज्योमेट्री। ठीक है, अगर ये लोन पेयर नहीं होता, बॉन्ड पेयर होता तो ये शेप कौन सी हो जाती, TBP। अब देखो जो आपके टेट्रा हैलाइड्स हैं ये दोनों तरह से काम करते हैं, लैविस एसिड भी होते हैं और लैविस बेस भी होते हैं। अब लैविस बेस किस वजह से होंगे, तो क्योंकि आपने अभी देखा था इनके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ये क्या है, लैविस बेस। अब लैविस बेस किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। मींस आपने भी देखा SF4 एक लोन पेयर प्रेजेंट था, तो ये जो आपका इलेक्ट मैं लोन पेयर इधर मेंशन कर दूं, ऐसे लिख दो इसको SF4। ठीक है, आपका एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है BF4, तो इसको क्या कर सकता है, ये यहाँ पे क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, एक अडक्ट बनेगा, ये पॉजिटिव साइन लगा लो अभी, तो क्या बनाएगा SF4, और इसने क्या बना दिया BF4 के साथ अडक्ट, ये लैविस एसिड बेस, ये आपका लैविस एसिड था, ये लैविस बेस था। तो इस रिएक्शन में कौन सा कैरेक्टर एक्सप्लेन कर रहा है, लैविस बेस कैरेक्टर एक्सप्लेन कर रहा है। वहीं पे हम लैविस एसिड की बात कर रहे हैं, लैविस एसिड। तो देखो लैविस एसिड कब बोलेंगे, आपको पता है सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, खाली जगह तो मतलब एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो देखो SF4 था, ये क्या कर ले,
2F नेगेटिव SF कर क्या बनाएगा, SF से 2 नेगेटिव बना देगा। तो इसने क्या किया है, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, लैविस एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपने SF6 पढ़ा हेक्साहैलाइड में और SF4 पढ़ा टेट्राहैलाइड्स में। तो क्वेश्चन आता है कि जो SF6 है, SF6 और एक है आपका SF4, ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इजीली हाइड्रोलाइज, ठीक है, और ये इजीली डू नॉट हाइड्रोलाइज इजीली या डू नॉट हाइड्रोलाइज, वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। तो आप क्या बोलोगे कि सल्फर था, इसके चारों तरफ 6 फ्लोरीन है, तो वो क्या क्रिएट किए हुए, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट किए हुए। देखो सल्फर है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, 6 फ्लोरीन अटैच है, आपका वाटर को अटैक करना है, क्या उसके पास स्पेस है, जगह है वाटर को अटैक करने के लिए, नहीं। तो आप बोल सकते हैं ये जो 6 फ्लोरीन है ये क्या किए हुए, प्रोटेक्ट किए हुए सल्फर को, सेंटर एटम को, तो वाटर अटैक नहीं कर पाता यहाँ पे। तो पर्टिकुलर रीजन क्या है, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। और यहाँ पे क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो गया, 4 फ्लोरीन है तो हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन। अब अगर हम बात करें डाइहैलाइड और मोनोहैलाइड की, तो डाइहैलाइड में ऑल फॉर्म क्या करते हैं, सभी के सभी डाइहैलाइड फॉर्मेशन करते हैं एक्सेप्ट सेलेनियम। सेलेनियम डाइहैलाइड की फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया SCl2, ठीक है, सल्फर का ले लिया डाइहैलाइड। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें कितना आएगा, हाँ सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दो मोनोवैलेंट है 6 और 2 8 4 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई आपकी sp3 ठीक है, इट मींस देखो 4 चीजें, 4 में से 2 ही बॉन्ड पेयर बन रहे, तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 क्या होंगे आपके लोन पेयर। तो सल्फर ये आपका 2 लोन पेयर, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, अब मोनोहैलाइड की बात करें तो जो मोनोहैलाइड है ये जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लाइक जैसे सल्फर का बनाना है S2Cl, तो अगर 2 कॉम्पोनेंट तो HCl है, लेकिन डाइमर बना के रखता है। ठीक है, और इनकी जो स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर होगा, जनरली आपने जैसा पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर देखा था ना, H2O2, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, H2O2 टाइप का है, पेरोक्साइड का जैसा स्ट्रक्चर देखते थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइहैलाइड मोनोहैलाइड, कि ये कितने टाइप के हैलाइड बनाते हैं, हेक्साहैलाइड, टेट्राहैलाइड, डाइहैलाइड एंड मोनोहैलाइड। नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अगर हम एनोमलस बिहेवियर की बात करें, जैसे हमने नाइट्रोजन में देखा था, वो अपने बाकी मेंबर्स के ग्रुप से क्या था, अलग था। तो वहीं अगर ऑक्सीजन को भी देखें, सल्फर, सेलेनियम, कैडमियम एंड पोलोनियम, तो ये जो ऑक्सीजन है अपने बाकी मेंबर से कुछ प्रॉपर्टी अलग शो कर रहा है, कुछ रीजंस की वजह से। तो वो रीजंस कौन कौन से हैं, पहला इसका स्मॉल साइज है, आपको पता है, दूसरा ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाकी क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तीसरा ये सेकंड पीरियड का है, तो यहाँ पे क्या है, डी ऑर्बिटल नहीं है और इन सबके पास क्या है, डी ऑर्बिटल है। ठीक है, और अगले की बात करें तो ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक फॉर्म में, इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक। बट जो अदर आप देखोगे जनरली सल्फर, सेलेनियम तो S8 लाइक Se8 ऑक्टेटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जो ऑक्सीजन है मींस ये कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा, p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, बाकी ये क्या बनाएंगे, p-pi बॉन्डिंग बनाएंगे। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो ऑक्सीजन को अपने बाकी मेंबर से क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं। ठीक है, ये सब हम पहले रिपीट कर चुके हैं, आप लिख सकते हो जो मैंने बोला। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Now we are going to discuss about the डाइऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन सुना तो बोलते हैं, अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, एक्चुअली में ऑक्सीजन को बना कैसे सकते हैं। ठीक है, लैबोरेटरी मेथड डिस्कस करें तो आपको सिंपल सी बात है, रिएक्शन को याद करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है याद करने का, प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम अगर KCl3 को हीट करते हैं, KCl3 को हीट करो तो आपका KCl और O2 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें कि आप जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका क्या कर दो,
उनके ऑक्साइड्स का, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के ऑक्साइड का क्या कर दो, थर्मल डिकम्पोजिशन मींस हीट की प्रेजेंस में क्या कर दो, ब्रेक डाउन कर दो, तो क्या बनाएगा Ag प्लस में O2। वहीं अगर और प्रिपरेशन की बात देखो तो आपको पता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 की कंपोजिशन से आपको क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस। तो ये सब बात थी आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन की। वहीं पर अगर हम किसकी बात करें, कमर्शियल प्रिपरेशन की बात करें, तो एक तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रिपेयर कर सकते हो एयर से, ठीक है, कि लिक्विड फॉर्म में ले आए और फिर आपने बॉइल किया, जैसे हमने N2 किया था, N2 इवेपोरेट हो गई थी, नीचे क्या बच गई थी O2, तो आपने O2 को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। और थर्ड आप मतलब लार्ज स्केल पर ही एक और मेथड है, कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस करा के, इलेक्ट्रोलिसिस करा के आप H2O में से क्या पास करा दो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, तो इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 एंड O2 में। बहुत बार आपने ये रिएक्शन पढ़ी है, तो लैब्स में हम इस वाली कमर्शियल प्रिपरेशन लार्ज अमाउंट में उस मेथड से बनाते हैं और लैब में इन मेथड से बनाते हैं, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं किसकी, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। वैसे प्रॉपर्टीज मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है, तो जस्ट एक हल्का सा रिकैप देने के लिए मैंने एक साथ सारी लिख दी है, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज आपको मालूम है ऑक्सीजन की, कि कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स कितने होते हैं, ये सब अपनी प्रीवियस छोटे क्लासेस में आप 11th क्लास में पढ़ के आए, तो O2 पैरामैग्नेटिक है, न्यूट्रल होता है, ये नॉन कंबस्टिबल है, ठीक है, मींस जलता नहीं है, लेकिन ये सपोर्टर है कंबस्शन का, ठीक है। इट इज नॉन कंबस्टिबल बट इट इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्शन रिएक्शन, और ये एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे बेस डिस्कस करेंगे, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा भी एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मींस एक दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। जनरली आप बोल सकते हो मेटल्स का, नॉन मेटल्स का क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है, एक्सेप्ट, लेकिन कुछ मेटल्स हैं लाइक आपका प्लैटिनम, ठीक है, इनका क्या होता है, इनका ये ऑक्सीडेशन नहीं कराता। जनरली क्या है, नोबल मेटल है, प्लैटिनम के साथ साथ आप गोल्ड भी ले सकते हो, गोल्ड प्लैटिनम का ये ऑक्सीडेशन नहीं कराता है, इट इज इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है इसी पे बेस्ड, ठीक है। तो देखो जैसे अगर मेटल की बात करेंगे, आपका कैल्शियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहे थे, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऐसे अगर Na सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा, और ये पर ऑक्साइड भी बना सकता है, सोडियम दोनों बनाता है, Na2O2, ठीक है। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Al2O3। ये सारे रिएक्शन आप सबको पता है ऑलरेडी। वहीं पे अगर हम किसका देखें, अगर इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देखें, ये तो सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही थी, अब हम कुछ ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं जिनमें कैटलिस्ट का यूज होता है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, SO3 में। तो हम क्या बनाएंगे, हम ये भी पढ़ चुके हैं, वो भी पढ़ चुके हैं। अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं तो हम ऑक्सीजन डाल दें, लेकिन ये रिएक्शन प्रेजेंस होती है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एक और रिएक्शन कैटालिटिक की आपकी कौन सी, HCl प्लस O2, ठीक है, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है ये, और क्या बनाती है, Cl2 प्लस में H2, Cl2 प्लस में H2। तो इससे पहले तो हमने मेटल नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन देखे करिए, ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, ठीक है। यहीं पे हम देखें कि हाइड्रोकार्बन्स में इनका क्या फर्क पड़ेगा। अब हाइड्रोकार्बन्स का तो आपको पता है कि बर्निंग होती है, कंबशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। अगर आप मीथेन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को बर्न करो क्या मिलेगा, भाई CO2 प्लस में H2। भाई ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन रिएक्शन शो करता है हाइड्रोकार्बन के साथ, अब वो चाहे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड। आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लो, तब भी आपने अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है तो क्या मिलेगा आपको, CO2 एंड H2 मिलेगा। तो ये थी रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करें हम ऑक्सीजन के यूजेस की, तो ये सारे यूजेस आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखे हैं या पढ़े भी हैं। देखो ऑक्सीजन को हम कहाँ यूज करते हैं,
एज ए रॉकेट फ्यूल में यूज किया था लिक्विड ऑक्सीजन, क्या किया जाता है, रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। ठीक है, आपने एक सिंथेसिस गैस भी बनाई थी, सिंथेसिस गैस के प्रोडक्शन में भी किसका यूज होता है, आपका ऑक्सीजन का यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है। इधर कई सारे आपके कंपाउंड्स लाइक फिनोल वगैरह जिनमें आपके HNO3 ले लो, उनमें किसका यूज होता है, आपका ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन के आप यूजेस लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन पार्ट खत्म होता है। कल की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑक्साइड्स और उसके बाद ओजोन और फिर सल्फर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इससे पहले का बेटा टॉपिक आपको साथ साथ पढ़ते रहना है, वीडियो देखनी है और जितने हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर को या बोल सकते हो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक बार जस्ट थियरी देख ली, वीडियो देख ली काफी है, लेकिन फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, तभी आप इसमें अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।